नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि जो बजट जिसे प्रेज़ेंट किया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने, दिस इज़ हर 9th कंसेक्युटिव बजट। इसमें आखिर किसको क्या मिला, क्या फ़ायदा हुआ, ये हिट है, फेल है, इस पर हम एक एनालिसिस के साथ आपके साथ हाज़िर हैं। और बजट को समझाने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं ख़ास मेहमान। हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं प्रोफेसर विश्वजीत धर, जो कि पूर्व प्रोफेसर रह चुके हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। साथ ही डायरेक्टर जनरल ऑफ रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम आरआईएस, जो कि गवर्नमेंट का थिंक टैंक है, उसके रह चुके हैं। और डेवलपिंग का जो डिस्टिंग्विश प्रोफेसर हैं काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट इन न्यू दिल्ली। प्रोफेसर धर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इफ आई कुड स्टार्ट बाय आस्किंग यू, क्योंकि इस बजट को देखकर लोग बड़े कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस बजट में है क्या, मिला क्या? हाउ डू यू लुक एट द बजट सर? देखिए, मेरे हिसाब से काफी डिसअपॉइंटिंग है। डिसअपॉइंटिंग इसलिए है कि जिस दौर से भारत गुजर रहा है, बड़ा चैलेंजिंग दौर है। और वैसे ही जो ग्लोबल इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स थे पहले से, और प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने के बाद ये जो समस्याएं हैं वो और भी बढ़ गए हैं। और इसके चलते जो हमारी जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है उसके ऊपर काफी दबाव आएगा आने वाले दिनों में। तो उसको देखते हुए उसके मद्देनजर काफी कुछ करने की जरूरत थी। एक फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी जरूरत थी। और जो सरकार जो बार बार कह रही है कि हम विकसित भारत की ओर जो हम जा रहे हैं, हमने चलना शुरू किया है, उसको अगर हमने हासिल करना है तो बहुत सारी चीजें जरूरी थी जो मुझे इस बजट में दिख नहीं रहा है। तो मैं थोड़ी चीजें मैं आपको गिनाता हूँ। पहली चीज जो है, मुझे जो ग्रोथ नंबर्स हैं, जो आंकड़े सरकार दे रही है, उसके ऊपर मुझे कुछ जो है शंकाएं हैं, मुझे थोड़े से डाउट्स हैं। और डाउट्स इसलिए है क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल आईएमएफ ने हमारे जो जीडीपी नंबर्स हैं उसके ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाए थे कि इसके जो रिलायबिलिटी है नंबर्स के, वो उसके ऊपर उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह लगाया था। और उसी को देखते हुए मैं कुछ बातें कहूंगा कि मुझे नहीं लगता है कि जो ग्रोथ नंबर्स हैं वो इतना भी रिलायबल है, क्योंकि जमीनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफी बड़े हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल सरकार ने जीएसटी के दर जो हैं घटाए थे। हाँ, और घटाए इसलिए थे क्योंकि बाजार में एक तरह से मंदा था, लोग खरीद नहीं रहे थे सामान। और आप कहीं भी जाइए, किसी भी बाजार में जाइए, किसी से भी बात कीजिए इनसे, बिजनेसेस से, उनका यही था कि लोग खरीद नहीं रहे हैं। तो सरकार ने उसके बाद जीएसटी घटाने के बाद वो फुल पेज एड्स डाले थे कि है ना, सब कुछ सस्ता हो गया, जाके खरीदिए। पर खरीदना आसान था नहीं, क्योंकि लोगों को जेब में पैसा होना चाहिए और तभी जाके लोग खरीदेंगे। तो ये एक चीज दर्शाता है कि एक समस्या है, रोजगार की समस्या है, रोजी रोजगार की समस्या है। और इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी था इस बजट में, क्योंकि अभी क्या है कि प्लानिंग प्रोसेस चले जाने के बाद बजट ही एक दस्तावेज है जिसको हम एक तरह से रोड मैप दर्शाने का एक मतलब उसको कंसिडर करते हैं कि एक दिस इज अ डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन अ रोड मैप। तो मुझे इसमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि जो कंजम्पशन, जो डिप्रेस्ड कंजम्पशन का जो प्रॉब्लम है, जिसके चलते प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रहा है। आपको ये भी आप सब लोग जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट घटने की वजह से सरकार अपने तरफ से इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है। तो जो आज वित्त मंत्री ने खुद कहा कि हमने इतना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है,
वो एक मजबूरी है सरकार की इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का। पर हमें असल में चाहिए प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, और प्राइवेट सेक्टर तब तक नहीं आएगा जब तक वो कन्विंस नहीं होगा कि अपना जो माल है वो बेच सकेगा। तो एक बड़ा अजीबो सिचुएशन हो गया, अजीबो गरीब सिचुएशन हो गया। दूसरे तरफ मैं आखिर एक बात कहूं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, एफडीआई, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ सालों से 3 सालों से हम देख रहे हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट का दौर चल रहा है। काफी हद तक वो पैसा ले जा रहे हैं। एफआईआई तो ले ही जा रहे हैं उससे, स्टॉक मार्केट से, बट एफडीआई से भी डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो मुझे ये जो चीजें हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो मूड है वो बेरिश है, वो मतलब वो है नहीं, एक्साइटेड नहीं हो रहे हैं। इन बातों के ऊपर वित्त मंत्री को सोचना चाहिए था और ऐसा कुछ करना चाहिए था कि इस सिचुएशन से हम निकले। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं डिसअपॉइंटेड हूं कि इन किसी भी चीजों पे उन्होंने कोई बात आगे सामने रखा नहीं है। सर बहुत सारी आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर रखी हैं। जाहिर सी बात है, जो लोगों को लग रहा था, एक तो ये इलेक्शन बाउंड ईयर है, 5 इंपॉर्टेंट राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, दूसरा ट्रंप की टैरिफ्स की वजह से पूरे दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को जो है अपस्केल करना है, तो वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बजट में अनाउंसमेंट किस बात की हुई है। कुछ स्कीम्स हैं, स्पेसिफिक स्कीम्स, जैसा एक स्कीम जिसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी, उन्होंने कहा कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, they will be permitted to invest in equity instruments and listed companies through IPO। एक बार मैं बस ये कमेंट सिर्फ सुनाना चाहती हूं और उसके बाद आपसे पूछूंगी कि आखिर ये स्कीम है क्या सर। India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the portfolio investment scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. सर इसके बारे में अगर आप जरा सा हमें बता सकें कि ये, क्योंकि उन्होंने कुछ टीसीएस में चेंजेस की बात की और ये इस स्कीम के बारे में बात की, तो ये बिग स्केल कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए तो प्लान्स नहीं है, बड़ी स्पेसिफिक योजनाएं सी लग रही हैं ये। देखिए, जो मैंने पहले बताया आपको कि एफआईआईज और एफडीआई, ये जो फॉरेन फंड्स हैं वो हमारे देश से निकल रहे हैं, और एफआईआईज के जो पुल आउट हुआ है उसके चलते रुपी का जो वैल्यू है वो भी गिरा है, रुपी भी काफी डिप्रिशिएट किया है। और इसी का रिस्पॉन्स है वो जो फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, ये फॉरेन, ये जो हमारे पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनसे उनको एनकरेज कर रहे हैं कि वो आके इंडिया में इन्वेस्ट करें। तो कंपनीज तो इन्वेस्ट कर नहीं रहे हैं। ये अभी एक तरह से मुझे लगता है कि एक तरह से जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स को अपील कर रहे हैं कि आइए आप अपना जो पैसा है देश में लगाइए, उससे कुछ तो पैसा अंदर देश में आएगा और उससे जो रुपया का जो वैल्यू है उसमें कुछ स्थिरता आएगी ना। तो ये एक तरह से, फिर मैं जो कह रहा हूँ कि एक तरह से बड़ा डेस्परेट सा जो मेजर लग रहा है कि कंपनीज को अपील करके कुछ फायदा हो नहीं रहा है। हमने पूरा एक बड़ा लिबरल सा फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अडॉप्ट किया हुआ है, इससे ज्यादा तो लिबरल हो नहीं सकता है। सब कुछ, सब सेक्टर्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है अभी। उसके बाद सरकार करे क्या? उसके बाद तो कुछ कर नहीं सकती कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए। अभी देखिए, एक पीएलआई स्कीम भी है। पीएलआई स्कीम के तहत जो भी फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी, कोई भी कंपनी हो, उसको इंसेंटिव दिया जा रहा है भारत में इन्वेस्ट करने के लिए। उसके बावजूद कंपनीज आ नहीं रहे। तो यही मुझे लग रहा है कि एक तरह से लास्ट डिच एफर्ट है फॉरेन फंड्स वो लाने के लिए कि इंडियन जो है ओरिजिन के लोग हैं उनको अपील किया जाए कि भैया आके आप इन्वेस्ट करो।
और उससे कुछ तो मिले, कुछ तो स्थिरता हो, ये है। तो ये तो सही में मतलब बहुत ही डेस्परेट सा साउंड हो रहा है सर, नाउ दैट यू पुट इट दैट वे। इनकम टैक्स को लेकर ऐसा माना जा रहा था कि इस दफा जो है ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ वापस से कोई रिबेट्स सुनने को मिलेंगे इनकम टैक्स स्लैब में, क्योंकि नई रिजीम जो है वो लागू हो रही है। आपको याद दिला दे, ओल्ड रिजीम में 2.5 लाख तक की आय टैक्स फ्री है, न्यू रिजीम में 3 लाख तक की आय जो है उस पर कोई टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स पुराने और नए टैक्स रिजीम जो है वो पहले जैसे रहेंगे, और नया इनकम टैक्स एक्ट वो 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। फिलहाल टैक्स पेयर्स के पास दोनों रिजीम चुनने का विकल्प था, लेकिन अब जो है हम नए रिजीम में हम शिफ्ट हो रहे हैं। और दूसरी जो एक बात कही निर्मला सीतारमन ने, उन्होंने कहा कि खास करके कैंसर के एरिया में कम से कम ऐसे कुछ ड्रग्स हैं, 17 ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, जिन पर बेसिक जो कस्टम्स ड्यूटी है उसको एग्जेम्प्ट किया जा रहा है। जरा वो भी हम दर्शकों को सुना देते हैं। Those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Viksit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. अच्छा सर, ये बिग टिकट आइटम्स, फ्यूचरिस्टिक आइटम्स तो नहीं दिखी बजट में, लेकिन जहां तक सोशल सेक्टर्स, सोशल स्पेंडिंग्स की बात आई, उसमें भी हमें ढूंढना पड़ा कि इक्का दुक्का इनके अनाउंसमेंट्स है। ठीक है, कैंसर ड्रग्स को लेकर ये अनाउंसमेंट सराहनीय है। लड़कियों के एजुकेशन में उन्होंने कहा कि हर जिले में एक गवर्नमेंट हम गर्ल्स हॉस्टल बनाएंगे। बट डिड यू रियली सी कि एटलीस्ट सोशल स्पेंडिंग में क्या इस वक्त हमारे लिए जरूरी था कि हम स्पेंडिंग करते इन सेक्टर्स में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब आप सोशल सेक्टर की बात करें तो जो अभी अब सरकार ने मनरेगा को हटा के जो बीबी जी राम जी जो एक्ट लाए हैं, उससे सरकार ने एक तरह से अपना जो है काफी हद तक पल्ला झाड़ लिया है। अब स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला है कि आप इसको चलाने का जिम्मेवारी आप लो, क्योंकि 40% स्टेट गवर्नमेंट्स को लाना पड़ेगा उसको फंड करने के लिए। तो एक तरह से मनरेगा की तो काफी कंप्लेंट्स थे ही कि सरकार की जो है एलोकेशंस में कमी हो रही है और टाइमली फंड आ नहीं रहा है। अब इन्होंने एक तरह से वो क्रिटिसिज्म तो पूरा मतलब बेबी इज थ्रोन आउट विद द बाथ वाटर। अब पूरा ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर है कि दारोमदार है कि आप चलाना चाहते हैं तो चलाइए, नहीं तो फिर नहीं चलेगा। तो इससे हुआ ये है कि सरकार की अपनी जो इसके ऊपर एक्सपेंडिचर है वो तो घट रहा है। तो और बाकी जो आप फूड सिक्योरिटी की एक्ट की देखिए, बाकी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें भी देखेंगे कि साल दर साल, कोविड के बाद की बात कर रहा हूं मैं, वो घटा है एक्सपेंडिचर। तो इस सरकार की कमिटमेंट जो है सोशल वेलफेयर स्कीम्स में वो कम होती नजर आ रही है। तो देखिए, ये बड़ा मिक्स्ड मैसेज दे रही है सरकार। एक तरह से इन्होंने कहा कि हमने इतने करोड़ लोगों को जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाल दिया है और हमने लोगों को गरीबी से निकाल के उबार के हमने उनको और भी सक्षम कर दिया है। हाँ, और एक तरह ये भी है कि सरकार कहती है कि हमें ये सब कुछ चलाना है। तो एक बड़ा अजीब सा सिचुएशन है। मतलब गरीबी इस देश में है और काफी हद तक है, इसका तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप कहीं भी जाइए, बड़े शहरों में जाइए, छोटे शहर में तो बिल्कुल बड़ा स्टार्क नजर आता है, ये है। पर सरकार की तरफ से कमिटमेंट नहीं है। वो कहती है कि भाई गरीबी तो है नहीं, हमने बहुत हद तक घटा दिया है। तो ये बड़ा एक सीरियस सा प्रॉब्लम है, क्योंकि इस देश में जहां
जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 70% से ज्यादा लोग जो हैं उनको उनका कोई न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी नहीं है। वो जो है कुपोषण से का जो शिकार हैं इन लोग, ऐसे लोग, मतलब उनके पास बेसिक जो है खाने के लिए भी पैसा उपलब्ध नहीं है। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि वेलफेयर स्कीम्स को आप नहीं चलाएंगे और उसका पैसा अगर और उसको ठीक तरह से नहीं चलाएंगे? तो ये है क्योंकि आप अगर वेलफेयर स्कीम्स को घटाते हैं तो जो बात तो मैंने पहले कहा कि जो डिमांड क्रंच है, लोगों के पास पैसा नहीं है और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उसकी सिचुएशन और भी बदतर होगी। तो हम विकसित भारत का जो ये कर रहे हैं कि विकसित भारत, तो हम जो पिछड़े जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो इसके हैं, उनको हम एक तरह से भूल के हम सोच रहे हैं कि सिर्फ एक शाइनिंग इंडिया की बात करें और बाकी सब कुछ भूल जाएं। तो ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरी बात मैं कहीं अपने स्पेसिफिकली कैंसर ड्रग्स के बारे में बात किया। देखिए, कैंसर ट्रीटमेंट जो अनफॉर्चुनेट जो लोग कैंसर के शिकार हुए हैं और ट्रीटमेंट उन्होंने किया है, आप ये सब जानते हैं कि ट्रीटमेंट कॉस्ट जो है वो दसों लाखों में है। टेंस ऑफ लैक्स ऑफ रुपीज रिक्वायर्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट इन सर्टेन केसेस। तो जो मान लीजिए 50 लाख रुपए दे सकता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, वो और इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो 10% घटेगा। तो 10% जो घटा हुआ प्राइस है वो आराम से दे सकता है 50 लाख जो दे रहा है। हाँ, और रेयर डिजीज, तो कुछ रेयर डिजीज है उसके कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट करोड़ों में है। हाँ, हम लोगों ने मैं कुछ काम करता हूँ, ये जो एक्टिविस्ट हैं और ये सब, हम इसके ऊपर हेल्थ सिक्योरिटी के ऊपर हम लोग कह रहे हैं कि सरकार, हमारा जो पेटेंट एक्ट है उसमें कुछ प्रावधान है कि डोमेस्टिक कंपनीज को लाइसेंस दिया जाए, ये एक्सपेंसिव दवाइयां जो है देश में प्रोड्यूस्ड हो, और अगर देश में प्रोड्यूस्ड हो तो उसका कीमत जो है वो काफी हद तक घट जाएगा। पर ये बात जो है सरकार सुन नहीं रही है और सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का 10% घटाने के ये बात कर रही है। तो ये जो है रियल प्रॉब्लम्स जो हैं, जो एक तरह से मैंने वो कहा कि प्रॉब्लम ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, हेल्थ इनसिक्योरिटी बहुत भयानक है। हाँ, बहुत भयानक है। हम लोग कह रहे हैं कि देखिए, कोई भी हॉस्पिटल में जाता है तो हॉस्पिटल में कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इतना ज्यादा है, हम इंसिस्ट कर रहे हैं कि सरकार इन्वेस्ट करे इन पब्लिक फंडेड, पब्लिक रन फैसिलिटीज। उससे कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट घटेगा। ये बात कहीं सरकार के उसमें प्रायोरिटी में नहीं है। और हम सब लोग सफर कर रहे हैं इसके लिए। ठीक है, सब आप मेरे साथ बने रहिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी प्ले आउट करना चाहती हूँ, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल जो रिएक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले सुन लेते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा और उसके बाद कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा। किसान, गरीब और गांव में रहने वाले लोगों की समझ से बाहर का बजट है सर। लेकिन जब तक बजट का ये भाषण निर्मला सीतारमण संसद में पेश कर रही थी, लगातार मेज थपथपाते हुए प्रधानमंत्री दिख रहे थे। अच्छा, अपनी पीठ कौन नहीं एकदम चाहता है? अरे भाई, सरकार के लोग थपथपा रहे थे, उन्हें ये नहीं पता कि आज सोना चांदी कितना महंगा हो गया, सेंसेक्स बता रहे हैं क्रैश हो गया। आप सोचिए क्या हालात है। आज बीमारी की दवाइयों का इलाज नहीं आप करा पा रहे हो, आप गरीब को कोई सुविधा नहीं दे पा रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आप 1 लाख करोड़ की जो बननी थी बुलेट ट्रेन, आज 2 लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन बन रही है। आपने यूपी को कोई भी एक्सप्रेसवे नहीं दिया। आप बिजली कितनी महंगी दे रहे हैं आप, और जो कंपनियां बिजली सप्लाई कर रही हैं वो मुनाफे में, हजारों करोड़ के मुनाफे में। तो आप किस तरह का बजट बना रहे हो, किसके लिए बजट बना रहे हो? विकसित भारत का अखिलेश यादव ने पूछा कि आखिर आप किसके लिए बजट बना रहे हो। सुप्रिया श्रीनेत को भी सुन लेते हैं। अंदर एक संशय था कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप या उनका कोई मंत्री आकर हमारा बजट ना पेश करने लगे। भाई, जिस तरह से हमारे देश की नीतियां, हमारी विदेश नीति, हमारी आर्थिक नीति, हम किससे तेल खरीदेंगे, किससे नहीं खरीदेंगे, किस दाम पर खरीदेंगे, इस सब की घोषणा ट्रंप कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये डर बड़ा वाजिब था। खैर, निर्मला जी ने 1.5 घंटे की बजट स्पीच दी। अपनी पूरे बजट में
उन्होंने एक बार भी एफडीआई का जिक्र नहीं किया जो नेगेटिव हो चुका है। उन्होंने हिंदुस्तान से विदेशी निवेशक लगातार पैसा बाहर निकाल रहे हैं, उसका कोई जिक्र नहीं किया। रुपए का तो नाम तक नहीं लिया, वो लगातार गिरता जा रहा है। इस बजट में रोजगार कैसे बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग कैसे बनेगी, किसानों के लिए क्या किया जा सकता है, इसका कोई जिक्र ही नहीं है। असल में तो ये जो बजट है और इसके सारे के सारे जो आंकड़े हैं वो कटौती करके हासिल किए गए। ये असल में कटौती का बजट है और बजट के आंकड़े खुद आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा प्रमाण है। बात पहले करेंगे चालू वित्तीय वर्ष, अभी प्रेजेंट फिस्कल ईयर 2025-2026 की, और यहां पर मैं कंपैरिजन कर रही हूं जो बजटेड एस्टिमेट था और जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था, और कितना कम रिवाइज्ड एस्टिमेट है बजटेड एस्टिमेट से। शुरुआत करते हैं रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू की, राजस्व की प्राप्ति से। 78,000 करोड़ रुपए से कम का राजस्व वसूल हुआ है, मतलब आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा सूचक। नेट टैक्स की जो प्राप्ति है वो 1,62,000 करोड़ रुपए से कम की वसूल हुई है। कुल खर्चे में सरकार ने 1,00,000 करोड़ से ज्यादा की कटौती करी है। यहां तक कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी 1,44,000 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। हेल्थ, स्वास्थ्य में करीब करीब 3,686 करोड़ की कटौती की गई है। शिक्षा का बजट 6,700 करोड़ से ऊपर का काटा गया है। कृषि क्षेत्र की में जो बजट की कटौती है वो 7,000 करोड़ के आसपास की गई है। ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट में बजट की कटौती 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की गई है। शहरी विकास में करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए काटे गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3,200 रुपए की कटौती हुई है। तो लगातार बजट कटता जा रहा है। जल जीवन मिशन और पेयजल में 50,000 करोड़ रुपए की कटौती हुई। आपको याद होगा दूषित पानी पीकर लोग मर रहे हैं। लेकिन सबसे क्रूअल कटौती जो है वो एससी, एसटी और ओबीसी योजनाओं के बजट में की गई है। पीएम अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना में 890 करोड़ का बजट काटा गया। ओबीसी छात्रवृत्ति में 690 करोड़ की कटौती की गई। दलितों के लिए पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप होती है उसमें 360 करोड़ रुपए काटे गए। ट्राइबल्स के लिए जो विकास का कार्यक्रम होता है उसमें करीब करीब 1,600 करोड़ रुपए की कटौती की गई। और अब बात करते हैं अगले वित्तीय वर्ष की 2026-27 की, और इसमें मैं कंपैरिजन करूंगी जो बजटेड एस्टिमेट अगले वर्ष का है वर्सेस जो रिवाइज्ड एस्टिमेट, जो एक्चुअल खर्चा हुआ इस साल। तो सर ये सुप्रिया श्रीनेट, क्योंकि वो बिजनेस जर्नलिस्ट भी रही हैं और वो तमाम एस्टिमेट्स दे रही हैं, एक आम आदमी को अगर आप समझा सके, जब हम कहते हैं कि ये कटौती की गई, क्योंकि एक तरफ संसद के अंदर सदन में निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि हमने प्रपोज किया है कि पब्लिक जो केपेक्स है वो हम 12.2 लाख रुपीस करोड़ कर देंगे फाइनेंशियल ईयर 27 में, लेकिन दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि इतने मैसिव फंड्स हैं विच हैव बीन लेफ्ट अनस्पेंट। तो इन आंकड़ों को आखिर कैसे समझे एक आम इंसान की सही में ये ओरिजिनल स्टैटिस्टिक्स हैं, ये ओल्ड वाइन रीपैकेज्ड इन अ न्यू बॉटल है, कैसे समझे हम इसे सर? देखिए, हर साल सरकार जो है वो अनाउंसमेंट करके छोड़ देती है। हाँ, और बाकी हम लोग जो है वो देखते हैं कि जी सर बताइए। हाँ, तो हर साल हम ये देखते हैं कि पहले जो पिछले साल में एक्चुअल जो 4 कॉलम आते हैं एक बजट जब पेश होता है, एक्चुअल्स 2 साल पहले का, पिछले साल का रिवाइज्ड और फिर इस साल का बजट। तो एक्चुअल्स और इसमें कंपेयर करें तो हमेशा हम देखते हैं कि अनाउंसमेंट जो हुआ है, एक्चुअल स्पेंडिंग काफी कम होता है। हाँ, तो बड़े जोर शोर से अनाउंस होते हैं स्कीम्स, पर जब पैसे लगाने की बात आती है, उसमें एक्चुअल स्पेंडिंग की बात आती है, तो वो घटता चला जाता है। हाँ, तो ये बहुत बड़ा समस्या है कि जो इमीडिएट न्यूज करने के लिए अनाउंसमेंट हो जाते हैं और फिर आम आदमी को तो वो इतना टाइम भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, वो जाके आंकड़े देखें कि एक्चुअल स्पेंडिंग कहाँ पे क्या हुआ है, और वहां पे वो सब जो है मार खा जाते हैं। तो ये जो कह रहे हैं हमारे कांग्रेस के नेता, वो बिल्कुल सही है कि ये जो कट्स हो रहे हैं, और कट्स क्योंकि सरकार का जो काम है वो बेसिकली है कि वेलफेयरिज्म का काम है। बाकी जो मार्केट तो है बड़ा रूथलेस है। मार्केट तो ये नहीं देखेगा कोई कौन गरीब है कौन अमीर है, और इसीलिए गरीब जो है वो मार्केट में वो दब जाता है। तो सरकार का काम है कि मार्केट जो एक तरह से ऑपरेट करता है और उसका जो इम्पैक्ट है गरीबों पे सबसे कम हो,
जो अंडर प्रिविलेज्ड और जो जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, उनको प्रोवाइड करने का काम सरकार का है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि सोशल सेक्टर स्पेंडिंग सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एजुकेशन इज बियॉन्ड द रीच ऑफ पोर पीपल। इवन जो मिडिल क्लास हैं उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा है एजुकेशन में। तो जो भी देश उन्नत हुआ है आज तक, और हमारा पड़ोसी से बड़ा वो है एग्जाम्पल है, इन्होंने जो एजुकेशन और हेल्थ इसको इतना अफोर्डेबल किया है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों का इंप्रूव किया है। और अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करता है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। निर्मला जी ने कई बार प्रोडक्टिविटी की बात कही। प्रोडक्टिविटी आसमान से नहीं टपकता। प्रोडक्टिविटी होता है कि इंसान कितना इफेक्टिवली काम करे, कितना वो जोर लगा के काम करे। उसके लिए उसको एजुकेशन चाहिए, उसके एडिक्वेट स्किल्स चाहिए, और उसका स्वास्थ्य हेल्थ ठीक रहे, वो बहुत जरूरी है। अभी कुछ दिन पहले सीएजी ने एक रिपोर्ट दिया ऑन स्किल इंडिया। उसके जो फाइंडिंग्स हैं सीएजी के, बड़े डैम्निंग फाइंडिंग्स है। वो कह रहे हैं कि वो कुछ हुआ नहीं है स्किल इंडिया का। 2015 से ये चल रहा है स्किल इंडिया मिशन, और आप स्किल प्रोवाइड नहीं करोगे लोगों को, लोग अगर ये मतलब स्किल डेफिशिएंट रहता है एक देश, तो उस देश का तो डेवलप करने का कोई तरीका हो नहीं सकता है। चाइना ने जो पहला काम किया, अपने लोगों को एडिक्वेट स्किल्स प्रोवाइड और एक बेसिक मिनिमम स्किल्स दिए हैं कि आप फैक्ट्री में काम कीजिए, जो चाहिए आपको सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे। उससे चाइना फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बना है। तो अगर सरकार सोशल सेक्टर स्पेंडिंग से मुंह मोड़ लेती है, तो ये देश के लिए बड़ा एक संकट का एक सिग्नल है। और मैं खुद पर्सनली काफी वरीड हूं कि सरकार ये इस दिशा में आगे बढ़ रही है। सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जस्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस जो आपसे मैं पूछना चाहूंगी। एक तरफ जहां सोशल स्पेंडिंग्स हमारी इतनी डाउन हो रही हैं, और अभी भी हम मैन्युफैक्चरिंग को स्केल अप नहीं कर पा रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स, एआई को लेकर अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन वो बड़े जो है, हमारी जिस तरह की पॉपुलेशन है उस पर उसका इस वक्त सीधे तौर पर असर नहीं देखने को मिलता। वो फ्यूचरिस्टिक बात करते हैं। लेकिन डिफेंस का जहां मसला है, वहां राजनाथ सिंह ने एक बयान जारी किया है और अप्रिशिएट किया है। एक बार राजनाथ सिंह को सुन लेते हैं। मार्गदर्शन में तैयार एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत इस शानदार बजट के लिए उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं मानता हूं कि यह जन भावनाओं और जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला यह बजट है। साथ ही यह बजट प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के संकल्प को सशक्त आधार देता है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। और इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद आए इस बजट ने देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के हमारे संकल्प को सुदृढ़ किया है। सर, तो ये ऑपरेशन सिंदूर, पिछले साल हमने देखा भारत पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट, एलएसी पर हमारी सिचुएशन बनी हुई है चीन के साथ में। ये फिगर्स पेपर पर तो बड़े नजर आ रहे हैं। जो हमारी डिफेंस स्पेंडिंग है उसको आप कैसे देख रहे हैं? एंड आइडियली हमारी हेल्थ एजुकेशन की स्पेंडिंग कितनी परसेंटेज ऑफ जीडीपी होनी चाहिए, जहां अब तक हम नहीं पहुंचे हैं? देखिए, काफी एक्सपेक्टेशन था कि डिफेंस स्पेंडिंग में काफी बढ़ोतरी होगी। फिर मैं दोहराता हूं कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इतना वॉलेटाइल है, उसके लिए सरकार को एक तरह से सिग्नलिंग करना चाहिए था कि भाई हम पूरी तरह से तैयार हैं और आगे जो है अपनी पूरी तैयारी रखेंगे। तो ये हमारे जो रक्षा मंत्री ने जो आंकड़ा दिया, एब्सोल्यूट टर्म्स में तो बड़ा दिखता है, पर अगर आप इंक्रीज देखें तो खास इंक्रीज हुआ नहीं है डिफेंस स्पेंडिंग में।
एक तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद यही माना जा रहा था कि फोकस होगा डिफेंस स्पेंडिंग पे इस बार, और ये हुआ नहीं है। तो इस पे भी काफी डिसअपॉइंटिंग है कि जो जरूरी है इस दौर पर वो हुआ नहीं है। सरकार की तरफ से हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो होम ग्रोन वेपन्स हैं उनकी R&D के लिए जो कैपिटल आउटले है वो 15.6% बढ़ा दी गई है, और ये आंकड़े बताए जा रहे हैं। लेकिन डिफेंस में हमेशा याद रखना चाहिए कि बहुत सारी हमारी जो कंपोनेंट्स हैं वो पीपल की सैलरीज, पेंशन्स में भी एक्चुअली चली जाती हैं। सो द एक्चुअल मनी दैट वी आर स्पेंडिंग इन टर्म्स ऑफ आवर डिफेंस अपस्केलिंग, उस पर विवाद होते हैं। एनी कमेंट यू वांटेड टू ऐड ऑन दिस क्वेश्चन सर? No, absolutely. Because see, the thing is that, there is a bigger problem. Innovation का जो है ना, R&D का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हम उससे हम निकल नहीं पा रहे हैं, और सरकार इन्वेस्ट करे R&D में। सब बड़े देशों में यही ट्रेंड है कि गवर्नमेंट R&D स्पेंडिंग, उसमें रिसर्च स्पेंडिंग में गवर्नमेंट लीड लेता है और जो प्राइवेट सेक्टर है वो फॉलो करता है। हमारा जो R&D स्पेंडिंग है वो बड़े देशों में सबसे कम है, और ना तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप करेगा इतना लो R&D से, ना तो डिफेंस सेक्टर बढ़ेगा इससे। और अगर हम इंपोर्टेड इक्विपमेंट के ऊपर निर्भरशील रहे तो फिर दोबारा मैं दोहराना चाहता हूं कि इतना वॉलेटाइल सिचुएशन है। कल कुछ हो गया और ट्रंप ने कहा कि आप जैसे तेल हमारा खरीदना, इन्होंने के ऊपर इन्होंने इतना बड़ा टैरिफ लगा दिया। अगर ट्रंप ने कल कहा कि आप डिफेंस इक्विपमेंट अगर रशिया से खरीदते हो तो मैं आपके ऊपर 100% टैरिफ लगा दूंगा, तो हमारी इंडस्ट्री की क्या हालत होगी। और ये अगर ट्रंप के सेंटिमेंट उसको एक ही तरह से करे तो हमारी सिचुएशन तो और खराब हो जाएगी। जिस तरह से निर्मला जी ने कहा कि हम स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करेंगे, ये सेमीकंडक्टर और ये सब कुछ, हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। डिफेंस में को हम स्पेंडिंग से हम क्यों मुंह मोड़ रहे हैं? डिफेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्रिटिकल है। आत्मनिर्भरता वगैरह के शब्दों का इस्तेमाल होने से ही जो है हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। वी नीड टू पुट आवर मनी वेयर आवर माउथ इज। सर बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, और उसके पहले मैं चाहूंगी कि क्योंकि ये हमने जैसे कहा कि केरला, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तमाम ऐसे राज्य हैं जहां चुनाव होने जा रहे हैं। आमतौर पर लगता है कि बजट में शायद इन राज्यों का ख्याल रखा जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और साथ ही तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बैनर्जी के रिएक्शंस आए, वो सुन लेते हैं, फिर आखिरी रिएक्शन प्रोफेसर धर से। জুড়ে কাজেই টোটালটাই মিথ্যে কথার ফুলঝুরি, হামটি ডামটি বাজেট। They know they will lose Bengal. They will lose in Bengal. That's why they are using SIR. If they have the guts, I will appeal them to contest us politically, democratically, instead of using the election commission and the agencies against the election. Haryana is lost because of this. Maharashtra is also lost because of this. Even other parts of the country also they are using the same method. I will tell them, if you have the guts, fight the battle politically. We are ready to fight in inch to inch. But Bengal will win, Tamil Nadu will win, Kerala will win, and Assam they will lose. Thank you so much. Yes, tomorrow 4 o'clock they have given us the time. We asked the official time. I cannot tell you later before that. When will I think maybe years. कि काशी विश्वनाथ मंदिर हमारा इतना गलत का जायगा है, उधर में आसपास में जो घाट वगैरह वगैरह जो है,
ये बहुत सारी चीज है। लोकल लोगों को नहीं लेके बाहर से कोई कॉन्ट्रैक्टर को लेके आके उधर में आमदनी कर रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर का पास डिज्नीलैंड बना रहा है। तो इट विल बी क्लियर whether they love religions or not. Thank you. बीजेपी का जो स्टेप मदर लिया एटीट्यूड है वो दर्शाता है। हम लोग तो ये 5 साल से कह रहे हैं, 2021 में बीजेपी हारने के बाद अगर ये सरकार दिखा पाए व्हाइट पेपर रिलीज करके कि बंगाल में 2021 में हारने के बाद एक आदमी को मनरेगा में एक जॉब कार्ड होल्डर को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के द्वारा पैसा मिला है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 2021 में हारने के बाद अगर ये दिखा दे कि पिछले 4 साल में आवास योजना में जहां पे 60% पैसा और फंड केंद्र सरकार का देने का बात बनता है, एक आदमी दिखा दे जिसको दिया है पिछले 4 साल में, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर ये सरकार पेश कर पाए व्हाइट पेपर जहां पे दिखाए कि पिछले 4 साल में ग्रामीण सड़क में जहां पे 60% पैसा केंद्र सरकार का देना बनता है वहां पे 10 पैसा दिया है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हुआ है पश्चिम बंगाल के साथ में, ये बोल रहे हैं। एक फ्रेट कॉरिडोर का हमने अनाउंसमेंट सुना, डांकुनी वाला, जिसको अभिषेक बैनर्जी कह रहे हैं कि वो तो आप इसके पहले भी आप अनाउंस कर चुके हैं। तो बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी होते हैं सर, जो हमें लगता है कि भाई ये नए प्रोजेक्ट शायद अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो पुराने भी अनाउंस हो चुके होते हैं। वो हर साल नए एम्स की बात होती है, जो एम्स अनाउंस किया है वहां दरभंगा चले जाए तो एक गेट नजर आता है आज की तारीख में भी। सो हाउ डू यू लुक एट द एलोकेशंस फॉर स्टेट्स इन दिस बजट? नो, एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग। और ये जो अभी देखिए इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि स्टेट फाइनेंसेस का जो हालत है बहुत बिगड़ा हुआ है, जो पूरा उनका कंबाइंड डेफिसिट है वो काफी बढ़ चुका है। तो इस हालात में आपको तो स्टेट्स को और भी अटेंशन देना जरूरी था। एक तरह से आप कह रहे हैं कि फाइनेंस कमीशन ने 41% स्टेट्स के लिए कहा है देने का, और जो एक्चुअल ट्रांसफर्स होते हैं स्टेट्स को वो 32-33% से ज्यादा हुआ नहीं है पिछले कई सालों में। तो एक तरह से आप तो जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, और पर एक्चुअल एलोकेशंस में ओवरऑल फाइनेंस कमीशन का जो है अवार्ड है उसका पैसा नहीं आ रहा है। स्पेसिफिक जो स्कीम्स हैं उसका पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स के पास नहीं आ रहा है। तो और दूसरी तरफ से देखिए पूरा स्टेट्स के पास तो अपना रिसोर्सेज रेवेन्यू रेस करने के तो जो उसके हालात में है नहीं। तो स्टेट्स जो है वो कैसे डेवलप करेंगे अगर सेंटर स्टेट को सपोर्ट ना करे, हेल्पिंग हैंड अगर ना दे, तो स्टेट्स कैसे डेवलप करेंगे? तो ये बात तो हर एक ऑपोजिशन लेड जो गवर्नमेंट्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो तो बिल्कुल बोलेंगे, ये जाहिर सी बात है। आखिर में एक बात मैं कहना चाहता हूँ जो मैं भूल गया कहने के लिए, वो है कृषि क्षेत्र की बात। देखिए कृषि क्षेत्र में हम अगर पीछे नजर डालें तो सालों दर साल कृषि क्षेत्र है जो है वो क्राइसिस में है। और कृषि की यह बदहाली है कि हम अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं किसी देश के साथ, हम कहेंगे कि भाई हमारे जो है छोटा किसान है वो कम्पीट नहीं कर पाएगा, तो हम एग्रीकल्चर को बाहर रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ पूरी लड़ाई की यही बेसिक एक कारण है कि हमारा एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव नहीं है। और किसान खुद कहता है कि किसानी जो है वो फायदे का सौदा नहीं रहा। तो अगर सबसे ज्यादा बड़ा जो तबका है वर्किंग क्लास वर्किंग पीपल है, जो गांव में रहता है, एग्रीकल्चर के ऊपर काफी निर्भर है, अगर वो कहता है कि भाई जो हमारे पास पैसा नहीं है, रोजी रोजगार हमारा वो बनता नहीं है, तो इस क्षेत्र को देखना जरूरी नहीं था क्या? बिल्कुल कोई सब्सटेंशियल कोई बात नहीं कही गई है इस पे एग्रीकल्चर के बारे में। सिर्फ ये कहा कि हम एआई लगा के हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। हाँ, तो ये तो बात बनती नहीं है, क्योंकि आप अगर इतना बड़ा तबके को इग्नोर करते हो तो बजट जो है उसका तो बजट कितना मार्क्स मिलना चाहिए वो तो बिल्कुल सीधे तौर पे समझ में आ जाता है।
चलिए सर, आपने बहुत सारा वक्त दिया और तमाम इनसाइट्स दिए। तो ओवरऑल आपने जैसे कहा कि ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बजट है, तो इसको थम्स अप या थम्स डाउन टोटली दिया जा रहा है। थम्स डाउन ही माने हम, ये तो फेल बजट सा ही नजर आ रहा है। थम्स डाउन माने, क्योंकि ये तो पूरा thumbs down। तो जितना हम चाह रहे थे हर एक क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर से शुरू करता हूँ, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, और इसको आगे जाके डिफेंस, सोशल सेक्टर स्पेंडिंग, सब में जैसा लगता है कि ये मतलब जो द होल बकेट इज एक्चुअली एम्प्टी। हम देखें तो उसमें बड़ा मुश्किल से कुछ मिलेगा, और बड़ा डिस्पैरेट सा सिचुएशन हो गया है आम आदमी के लिए। चलिए, हमारे इस में जो है, हम वी डोंट मिन्स आवर वर्ड्स, और जैसा है, जैसे को हम वैसा ही बताते हैं। तो हम वो इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव नहीं है कि 100 में से 110 नंबर देते रहे सरकार को बजट आने के साथ ही। यहाँ हमारे साथ लीडिंग इकोनॉमिस्ट्स इन इंडिया में से एक प्रोफेसर इंडस्ट्री भी मार्क्स नहीं दे रही है, क्योंकि सेंसेक्स डाउन गया। बिल्कुल सर, इंडस्ट्री मार्क्स नहीं दे रही हो, और लोग बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर ये क्या बजट था, ये हुआ क्या, हमें मिला क्या। इसीलिए मीम फेस्ट भी जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है पूरे सोशल मीडिया में। बहुत शुक्रिया आपका वापस से प्रोफेसर बिजू सिद्धार हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।